वेलकम टू द बायोलॉजिज्म एकेडमी नीट 2021 M1 JA JA HA बॉटनी सेक्शन 50 क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोशियस? कौन सा प्लांट जो है वो मोनोशियस है? कारा इज द आंसर। पेज नंबर भी मैंने मेंशन किया हुआ है आप लोगों के लिए। ये मैंने कोशिश करी है, ठीक है, ताकि आप लोगों को एक अंदाज़ा हो जाए, एक भरोसा हो जाए कि पेपर जो है पूरा का पूरा आपकी NCERT से ही आता है और कहीं से भी नहीं आता है। कोई MBBS पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ NCERT कर लेंगे आप सफिशिएंट होगा। पूरे के पूरे 50 क्वेश्चंस बिलोंग्स टू द NCERT। बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया। मोनोशियस कौन होता है? तो कारा होता है। पेज नंबर 12 के ऊपर इसका आंसर मौजूद है, क्लास 12th। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज 8 न्यूक्लिएट होता है और 7 सेल्ड होता है, हमें पता है। गैमा आर प्रेजेंट मॉसेस में, टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में, सम लिवरवर्ट्स में। तो NCERT क्लास 11th में ये चीज़ मेंशन है, पेज नंबर 35 के ऊपर, सम लिवरवर्ट्स। When the centromere is situated in the middle of the equal arms of chromosomes, the chromosomes is referred as metacentric। इसको क्या बोलते हैं? मेटासेंट्रिक बोलते हैं, याद रखिएगा। 5th क्वेश्चन है हमारा, which of the following stages of meiosis involve the division of centromere? एनाफेज सेकेंड। सिंपल क्वेश्चन है, क्लास 11 पेज नंबर 169 चैप्टर नंबर 10। The first stable product CO2 fixation in sorghum is पायरुविक एसिड, ऑक्जेलोस्टिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। तो आपको मालूम होना चाहिए सरगम जो होता है वो C4 है। इसके साथ साथ एक और नोट कर लीजिए, मेज, वो भी आपका C4 है, ठीक है। उनमें होता है ऑक्जेलोएस्टिक एसिड, ठीक है। पेज नंबर भी बता दूं, 218। द फैक्टर दैट लीड्स फाउंडर इफेक्ट इन पॉपुलेशन, चैप्टर एवोल्यूशन से लिया गया है। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होती है हमेशा फाउंडर इफेक्ट क्रिएट करती है, ठीक है, लीड्स टू द फाउंडर इफेक्ट इन अ पॉपुलेशन। 137 NCERT क्लास 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट? इस तरीके के क्वेश्चन थोड़ा बहुत आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका बेस क्लियर है तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। मैच्योर सिप ट्यूब्स एलिमेंट पोजेस कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियस एंड यूजुअल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी तीनों के तीनों रेस्ट जितने भी हैं वो आपके सही हैं, ठीक है। सारे चैप्टर से लिया गया है, तो मैंने NCERT क्लास 11 द सेल लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अमेंसलिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एज स्पीशीज A माइनस में लिखा हुआ है, स्पीशीज B 0 लिखा हुआ है। स्पीशीज A माइनस में है तो इसका मतलब इसको नुकसान हो रहा है, स्पीशीज B 0 है इसका मतलब ये अनअफेक्टेड है, इसको कोई नुकसान ना फायदा कुछ भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेंट्स मैनिटॉल? ये हमेशा इससे आएगा। एक चैप्टर 3 जो है आपका, उसमें जो आपका पूरा पैराग्राफ बना करके दिया है, ग्राफ दिया है उन्होंने, पूरा का पूरा आपको याद करना है। एक्टोकार्पस है उसमें, मैनिटॉल जो होता है वो ब्राउन एल्गी है, ठीक है। NCERT पेज नंबर 33 के ऊपर जो पूरा चार्ट बना है ना, उसको पूरा रट के जाना, याद करके जाना है आप लोगों को। आएगा जरूर उससे क्वेश्चन, फिर आएगा, इस साल भी आएगा। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सच एज कार्बन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, कैल्शियम प्रेजेंट इन अ सॉइल एट एनी गिवन टाइम, इट्स कॉल्ड द स्टैंडिंग स्टेट। NCERT क्लास 12 पेज नंबर 253। In spite of interspecific competition in nature, the mechanism of competing species have been evolved for their survival. Resource partitioning जैसी एक मैकेनिज्म होती है। जब चैप्टर को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा तब आपको पूरी तरीके से बताऊंगा कि ये इसमें क्या क्या होता है, क्या कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। DNA strands on gel stand with the ethidium bromide when viewed under UV radiation appear as bright orange band। पिछली बार उन्होंने पूछा था कि किस में देखे जाते हैं, एक बार का क्वेश्चन मुझे याद है कि किस में देखे जाते हैं, तो UV रेडिएशन में देखे जाते हैं। अब यहाँ पे पूछा है कि किस तरीके के दिखते हैं, किस कलर के दिखते हैं, तो ऑरेंज है आपका। क्लास 12 NCERT पेज नंबर 198 पे मेंशन है ये चीज़। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस कैराजीन? रेड एल्गी मौजूद होता है, ठीक है, उसके रेड एल्गी में मौजूद होता है आपका कैराजीन, याद रखिएगा। The term used to transfer the pollen grains from one plant to the stigma of different plant which during pollination brings genetically different types of pollen to the stigma is called xenogamy। इसको क्या बोलते हैं? xenogamy। हमेशा याद रखिए xenogamy, ठीक है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस क्रिएट करती है। जेनेटिकली डिफरेंट यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होगा तो यहाँ पे वेरिएशन क्रिएट हो जाएगा और वो करने वाली xenogamy है। NCERT क्लास 12 पेज नंबर 28। इन द इक्वेशन GPP माइनस R, यहाँ पे R क्या रिप्रेजेंट करता है? तो रेस्पायरेशन लॉस रिप्रेजेंट करता है। क्लास 12 NCERT पेज नंबर 243। 17th क्वेश्चन, डाइडेल्फस स्टमेंस आर फाउंड इन, P में पाए जाते हैं। व्हेन द जीन टारगेटिंग इन्वॉल्व जीन एम्प्लीफिकेशन इज अटेम्प्टेड
इन एन इंडिविजुअल टिश्यू टू ट्रीट द डिसीज, जब भी किसी जीन थेरेपी के जरिए, जीन के जरिए कोई डिसीज को ट्रीट किया जाएगा तो उसको जीन थेरेपी के अंदर ही आता है। क्लास 12 पेज नंबर 211। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ सी इज जनरली अपराइट नहीं होता, जनरली इन्वर्टेड होता है, याद रखिएगा। पेज नंबर 249 क्लास 12 में। जनरल अलाइक Selaginella salvinia produce two kinds of spores. Such a plant are known as homosporous, heterosporous, homosporous और heterosporous. Heterosporous class 11th, ठीक है। पेज नंबर 38। The site of perception of light in plant during photoperiodism, shoot apex है, stem है, तो आपका आंसर है लीफ, पूरी लाइन लिखी हुई है वहाँ पे आपकी, ठीक है। फिर फोटो पीरियोडिज्म पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोग अक्सर इसको इंपॉर्टेंट नहीं बताते, लेकिन इट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। एक चीज़ और याद रखिएगा, वो चीज़ हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है नीट में। हमेशा ऐसी जगह से क्वेश्चन उठेगा जहाँ पे दिमाग भी नहीं जा पाता कि अच्छा यहाँ से उठा लिया क्वेश्चन, ठीक है। तो हमेशा द थिंग विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू, हमेशा याद रखिएगा। द प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट एंड फेजेस ऑफ लाइफ टू फॉर्म द डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर। दिस एबिलिटी इज कॉल्ड द इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, प्लास्टिसिटी कहते हैं इस चीज़ को, ठीक है। क्लास 11 पेज नंबर 246। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन प्लांट्स, मॉर्फिन, कोडीन, विनब्लास्टिन, सर्कुमिन, रबर एंड गम्स, इनमें से ये सारे के सारे आपके क्या हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, ठीक है। अमीनो एसिड और ग्लूकोज जो है वो आपका प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है। द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स बाय पेरेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, F1 F2, जो भी चीज़ें आपको जीनोटाइप पता चल रहे हैं, फिनोटाइप पता चल रहे हैं, वो सारे के सारे पुनेट स्क्वायर ने समझाए थे, ठीक है। ये भी पूछा था एक बार कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं ये, ठीक है। पुनेट स्क्वायर इन्होंने दिया था पूरा बना करके, जो वो पूरा चार्ट बनाते हैं अपन जेनेटिक्स में। द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, PCR पूछा है तो नॉर्मली पता होगा, डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन। म्यूटेशन इन प्लांट कैन बी इंड्यूस्ड बाय काइनेटिन, इंफ्रारेड, गैमा रेज और जीटिन, ठीक है। तो गैमा रेज से ये इंड्यूस्ड होता है हमेशा। ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, पीछे आ जाइए, ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, किसको चिल्ड एथेनॉल डाल के प्रेसिपिटेट किया जाता है, तो हमेशा याद रखिए DNA को ही तो चिल्ड एथेनॉल डाल करके प्रेसिपिटेट किया जाता है, फिर उसको सेपरेट किया जाता है स्पूलिंग करके। क्लास 12 NCERT पेज नंबर 201। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ, PCR का एप्लीकेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा PCR का एप्लीकेशन नहीं है। मॉलिकुलर डायग्नोसिस, जीन एम्प्लीफिकेशन, डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। पेज नंबर 212 NCERT 12th। द प्लांट हार्मोन यूज टू डिस्ट्रॉय द वीड्स इन अ फील्ड इज, ठीक है, 2,4-D आपका वीडीसाइड की तरह एक्ट करता है, बाकी सब प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हैं, ठीक है। इन DNA फिंगरप्रिंटिंग, आइडेंटिफाइंग द डिफरेंस इन सम स्पेसिफिक रीजन इन अ DNA सीक्वेंस एज, सैटेलाइट DNA है आपका, रिपीटेटिव DNA है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड है, पॉलीमॉर्फिक DNA है, तो रिपीटेटिव DNA है, रेड कलर में दिखाई दे रहा है। NCERT क्लास 12 पेज नंबर 121, 121, 121। In some of the member, which of the following pair of families pollen grains retain their viability for a month after release, एक महीने तक किसकी viability रहती है, तो रोजेसी एंड लेग्यूमिनेसी फैमिली की रहती है। पोएसी वहाँ पे दी नहीं गई है, वहाँ पे एक और फैमिली है सोलेनेसी, ठीक है। रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी, इनके सीड्स की पॉलन की जो विएबिलिटी होती है वो करीब एक महीने तक रहती है, याद रखिएगा। क्लास 12 पेज नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमीट्स के बीच में जब भी फ्यूजन होगा, ठीक है, तो वहाँ पे आप उस प्रोसेस को बोला जाता है प्लाज्मोगेमी। क्लास 11 पेज नंबर 23। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, देखो फिर से वही आ गया। इन कैपिंग मेथिल गोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू द 3' एंड ऑफ द HN-RNA, यानी हेट्रोन्यूक्लियर मैसेंजर RNA, या मैसेंजर RNA तो नहीं बोलेंगे इसको, हेट्रोन्यूक्लियर RNA, जब तक कि प्रोसेस्ड नहीं हो जाता। तो यहाँ पे 3' एंड पे नहीं बल्कि 5' एंड के ऊपर लगा होता तब ये करेक्ट स्टेटमेंट होता, लेकिन ये गलत है। RNA पॉलीमरेज बाइंड टू द रो फैक्टर, टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया, ठीक है, इसको
बैक्टीरिया को में ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को ख़त्म करने के लिए हमारा रो फैक्टर मददगार साबित होता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। बाकी नीचे वाले दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। पेज नंबर 110 के ऊपर है ये चीज़ मेंशन। पूरा क्लास 12th में जो चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसकी हर एक लाइन वर्ड टू वर्ड आपको याद करनी है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हमेशा आता है। 2-3 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, इससे 2 या 4 क्वेश्चन हो जाएं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इन्वॉल्व बोथ PS1 यानी फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड। फोटोसिस्टम फर्स्ट इन्वॉल्व करता है, उसमें साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है, ATP का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट जो हैं वो आपके सही हैं, इनकरेक्ट यही वाला है। व्हाट इज द रोल ऑफ RNA पॉलीमरेज, फिर से ठीक है वही चैप्टर है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से। ट्रांसक्रिप्शन RNA पॉलीमरेज थर्ड क्या ट्रांसक्राइब करता है? तो ट्रांसक्राइब करता है वो ट्रांसफर RNA, 5S RNA और SN RNA। NCERT क्लास 12 पेज नंबर 111। इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन में NT इक्वल टू N0 ERT, E रिप्रेजेंट करता है द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। याद कर लीजिएगा, इन सबको रट के जाना है आपको। NCERT क्लास 12 पेज नंबर 230 से ये क्वेश्चन उठाया है इन्होंने। Nowadays it is possible to detect the mutated gene causing cancer by allowing the radioactive probe by hybridize its complementary DNA in a clone cells। पूरी बात बता दी उन्होंने। Followed by its detection using auto radiography technique से हम लोग इसको डिटेक्ट करते हैं। तो होता यह है कि म्यूटेटेड जीन जो है डज नॉट अपीयर ऑन अ फोटोग्राफिक फिल्म एज ए प्रोब, हैज़ नो कॉम्प्लीमेंट्री विद इट। यही ऑप्शन सही है, उसके साथ में कॉम्प्लीमेंटेरिटी नहीं बनती है तो वो शो भी नहीं होता है। पेज नंबर 212 के ऊपर इसका आंसर है। प्लाज्मिड PBr322 फेवरेट क्वेश्चन रहते हैं हमारे ऐसे वाले। PST फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट विद जीन एम्प्लिसिलिन रेजिस्टेंस के साथ में लगा हुआ है। इफ दिस एंजाइम इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग द जीन बीटा गैलेक्टोसाइड प्रोडक्शन, द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इज इंसर्टेड इन अ E. coli स्ट्रेन। तो होगा क्या जब ऐसी बात आ जाएगी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है हमारा PST फर्स्ट है, उसके साथ में लगी हुई है आपकी एक सीक्वेंस जिसको एम्प्लिसिलिन की रेजिस्टेंस लगी हुई है। जब आप इसी एंजाइम को यूज़ करेंगे तो वो रेजिस्टेंस हट जाएगी, ठीक है। इट विल नॉट एबल टू कन्फर एम्प्लिसिलिन रेजिस्टेंस एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ओके, मैचिंग आ गई, ये बहुत ज़्यादा पूछी गई हैं, ठीक है। मैंने एक साथ सारी मैचिंग को कर दिया था तो आपको आसानी हो जाएगी। ये तो बहुत सिंपल है। क्रिस्टी, थैलाकोइड, सेंट्रोमियर, सिस्टर्नी। A थर्ड है, B फोर्थ है, C फर्स्ट है और D सेकंड है। जल्दी जल्दी बताऊंगा क्योंकि सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगा, ये सिंपल होते हैं। इसमें आपको एक ऑप्शन या 2 ऑप्शन आपको पता चल जाएं तो आपकी पूरी मैचिंग सही करके आओगे। और एक चीज़ याद रखना, NDA एक अच्छी चीज़ करती है, इसमें से सारे 4 ऑप्शन गलत, मतलब 3 ऑप्शन गलत कर देगी, उसमें से एक परफेक्टली ऑप्शन जो होगा आपका सही होगा। यानी आपको अगर पहला वाला ऑप्शन पता है, जैसे कि क्रिस्टी का इनफोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया, अगर A थर्ड नीचे लिखा हो तो यही लिखा होगा, इसके अलावा फिर कोई A के नीचे थर्ड नहीं होगा। तो ये ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, एक तरीका, एक ट्रिक हो सकती है, ठीक है। मैच द लिस्ट विद द सेकेंड। कोहेजन A का सेकेंड है, B का फोर्थ है, C का फर्स्ट है और D का थर्ड है। इस तरीके की जो आपकी मैचिंग होगी वो थोड़ी बहुत दिक्कत दे सकती है आपको, ठीक है। कोहेजन, एडेशन, सरफेस टेंशन, गटेशन, ये क्वेश्चन बहुत ही ठीक ठाक था, मतलब लेवल का है ये कि एक बार इंसान को सोचना पड़ जाता है इसमें। लेंटिकल्स पता है, पहली चीज़ से देख करके आंसर पता चल गया था कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जहाँ पे दिया गया होगा वहीं होंगे लेंटिकल्स। तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन मौजूद था A में, A थर्ड, B फर्स्ट, C फोर्थ एंड D सेकंड। D सेकंड मुझे ये भी मालूम होना चाहिए कि कॉर्क जो होता है वो सिबरिन जो होता है वो बनाता है, जिसकी वजह से स्लिपरी हो जाता है प्लांट हमारा। जब भी बारिश होती है तो प्लांट के ऊपर चढ़ना मुश्किल होता है। सिबरिन इज द कॉज। प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन को क्या बोलते हैं? पोमेटो बोलते हैं। तो A का सेकंड हो गया। प्लांट टिश्यू कल्चर क्या करता है? तो फर्स्ट करता है टोटिपोटेंसी, जिसमें होगी उसी में हो सकता है। तो B का सेकंड, C का फोर्थ एंड D का थर्ड। मैच द लिस्ट विद द सेकंड। सेल्स विद द एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी किस में होती है? तो आपको मालूम होना चाहिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत अच्छी तरीके से डिवीज़न स्टार्ट रहता है, हमेशा डिवीज़न स्टार्ट रहता है, ठीक है। इमेंस कैपेसिटी रहती है उनके अंदर डिवीज़न की, ठीक है। B का फोर्थ है टिश्यू हैविंग द सेल ऑल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो सिंपल टिश्यू होते हैं। C का फर्स्ट है
ठीक है। तो वेस्कुलर टिश्यू है, टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, तो जाइलम और फ्लोएम इसी में होता है, तो वेस्कुलर टिश्यू तो हो ही गए, सारे ऑप्शन पता चल गए, डी का थर्ड है। मैच द लिस्ट विद द सेकंड, फिर से प्रोटीन के अंदर क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन का। न्यूक्लिक एसिड के अंदर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। पॉलीसेकेराइड के अंदर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ठीक है, ये बता दूं मैं कहाँ से लिया गया है आपको, ये चैप्टर नंबर ठीक है बायोमोलिक्यूल से लिया गया है, बायोमोलिक्यूल से। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 से अच्छे क्वेश्चन आते हैं बायोमोलिक्यूल से। मैच द लिस्ट विद द सेकंड, फिर से एस फेज, ये चैप्टर नंबर 10 पे आ गए ये लोग। ठीक है, एस फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, पहले का फोर्थ, यहीं पर से आपका ऑप्शन सारे टिक हो सकते हैं। तो ए का फोर्थ अगर दिया है तो फिर ये ए का फोर्थ ही दिया होगा, उसके अलावा दूसरे दिए नहीं हुए। बहुत मुश्किल, रेयर से 2 ऑप्शन दे दें, ठीक है, लेकिन आपको 2 ऑप्शन करीब करीब मैचिंग में पता होने चाहिए, परफेक्टली पता होने चाहिए, आपकी सारी मैचिंग सॉल्व हो जाएगी, कितनी भी कठिन हो। ठीक है, G2 फेज में क्या हो रहा होता है, तो इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस, सॉरी G2 फेज में प्रोटीन सिंथेसाइज होती है। क्विजेंट फेज जो होता है वो आपका इनएक्टिव फेज होता है। क्विजेंट फेज से आपको एक और चीज़ बता दूं, क्विजेंट फेज में कौन सी सेल जाती है, क्विजेंट स्टेज में कौन सी सेल जाती हैं, तो हार्ट की सेल्स जाती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, G1 फेज में क्या हो रहा होता है आपका, डी का थर्ड है, तो आपका इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन का। ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिक एंड टफ, ठीक है, इसको आपको रट्टाफिकेशन ही लगाना पड़ेगा। पहले का ही इसमें देखो, बाकी ऑप्शन में देखो पहले का थर्ड दे दिया, तो बाकी ऑप्शन में नहीं दिया उन्होंने थर्ड। जिसको पहला ऑप्शन पता होगा ना कि ब्रेसिकेसी का फार्मूला जिसको पता होगा ना, उसने तुरंत कर दिया होगा ये ब्रेसिकेसी का फार्मूला ए थर्ड, इसको मालूम होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आए हुए क्वेश्चन को तरीका भी बता दूंगा मैं आने वाले वीडियोस में, सब कुछ बता दूंगा इसके बारे में कि इसको लिखते कैसे हैं, क्या तरीका होता है। कभी अब ऑप्शन आपके सामने ये है कि ये तो ऐसे पूछा इन्होंने, हो सकता है फिर से ऐसे ही पूछ दें, हो सकता है एक फार्मूला लिख दें, डिटेक्ट करवाएं आपसे, पहचानवाएं, हो सकता है फ्लोरल डायग्राम बना दें आपके लिए। ठीक है, फ्लोरल डायग्राम बनाया, वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। तो सारे 4 फैमिली इसके अलावा नहीं जाएंगे, सारे क्वेश्चंस में 46 से 1 से लेकर के 50 तक सारे में मैंने एनसीईआरटी का पेज नंबर मेंशन किया, कहीं से भी मेरे बच्चों कहीं से भी नहीं आएगा, सिर्फ एनसीईआरटी से ही आएगा आपका पेपर। फिर से थोड़ा बहुत इधर उधर चले जाएं वो, ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी आप अच्छे खासे नंबर सिक्योर कर लेंगे अगर आपने एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड याद कर ली और उसको अच्छे तरीके से समझ लिया। कंप्लीट द फ्लो चार्ट ऑन द सेंट्रल डोगमा, ये क्वेश्चन बड़ा फेवरेट रहता है इन सबका, हमेशा आता है, तो इसका ऑप्शन थर्ड वाला है। रेप्लिकेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, फिर प्रोटीन बन जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट है, तो इसमें ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो दिया गया है पेज नंबर 233 के ऊपर रेस्पायरेशन दिया गया है, पूरा बड़ा अच्छा क्वेश्चन निकाला उन्होंने। ठीक है, एनएडीएच जो है आपका निकोटीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, इसमें रिड्यूस बोला है, राइजेस टू द 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स, ये गलत है, 3 एटीपी मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, और फैट फ्लेविन एडेनिन से निकलते हैं हमेशा 2 एटीपी मॉलिक्यूल। उन्होंने जस्ट इसको रिवर्स कर दिया, इस तरीके से कर दिया, बस यहीं पर इनकरेक्ट हो गया। लेकिन ये जिसको याद होगा ना ये वर्ड टू वर्ड, उसी का दिमाग क्लिक कर पाया होगा, या बाकी के ऑप्शन उसको याद होंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। मैच द लिस्ट विद द सेकंड, फिर से, तो नाइट्रोकोकस क्या करता है, तो ए का सेकंड है, वो करता है आपका कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट। ठीक है, राइजोबियम क्या करता है, कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया। सी क्या करता है आपका, ठीक है, फर्स्ट डीनाइट्रिफिकेशन थायोबैसिलस। ठीक है, और नाइट्रोबैक्टर क्या करता है, वो थर्ड है आपका, नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, क्वेश्चन लास्ट पे आ गए अपन, 50 क्वेश्चन अपन ने कर लिए कितने मिनट में, 19 मिनट में कर लिए फिलहाल अभी। तो चूज द करेक्ट पेयर, ये क्वेश्चन अच्छा था। ठीक है, इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 95 के ऊपर। ठीक है, पेज नंबर क्लास 11th 95 एनसीईआरटी। सेल्स ऑफ मेडुलरी रेज दैट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ कैम्बियल रिंग इंटरफेस्कुलर कैम्बियम होती हैं, बाकी ये सारे के ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं। ठीक है, सेल्स ऑफ चैप्टर नंबर 6 भी, मतलब मैंने बोला ना वो हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो रही है यहाँ पे, जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं लिखती है ये नहीं पूछी जा सकती, किसी के बहकावे में नहीं आना है आपको पूरा सिलेबस पढ़ के जाना है कि नहीं। ठीक है, कि नहीं ये नहीं है इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, से बहुत रेयर पूछ दें, हो सकता है वही पूछ दें, हो सकता है वही क्वेश्चन गलत हो जाए आपका, है ना। तो गलती वही होती है जहाँ सबसे ज़्यादा भरोसा होता है, तो ऐसी गलती मत करिएगा। ठीक है, 50 क्वेश्चंस आपके हो गए हैं, आपके 20 मिनट में मैंने सॉल्व करवाने की कोशिश करी है, और कोशिश पूरी भी हुई है अपनी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्द से जल्द 50 क्वेश्चन अगला वीडियो में जल्दी अपलोड कर दूंगा, इसका सेकेंड पार्ट यानी जूलॉजी का 21 पेपर का ही है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। जहाँ जहाँ पे दिक्कत हो स्क्रीनशॉट कमेंट सेक्शन में मुझसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है,
आसानी हो जाएगी आपको। मैं ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा और रिप्लाई भी करूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे फिट और पढ़ते रहिएगा। बाय।